नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूं हर भारतीय के लिए जो चर्चा है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को गंभीरता के साथ देखिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चूक हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय जाया ना करते हुए मैं आपके बीच में दो हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनकी मुलाकात कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ में है मिलिंद बोध जी, जिन्हें आपने कई बार हमारे इस चैनल के माध्यम से उनकी बातें, उनका संदेश जान चुके हैं, सुन चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, वो बुद्ध और उनके धम्म के बारे में काफी अच्छा विश्लेषण करते हैं, काफी अच्छी जानकारी देते हैं और वो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को बुद्ध के जो धम्म है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, क्या संस्कार होना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, बाबा साहब का जो मिशन है हमें उसमें किस प्रकार से चलना चाहिए, ये सारी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से वो देते हैं। उनके बारे में ज्यादा मैं जानकारी देने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं समझता हूँ। और मेरे साथ में जो दूसरे जो खास साथी हैं, उनका नाम है एनडी नागले जी, जो काफी धाकड़, अपने जमाने के काफी धाकड़ बसपा नेता हुआ करते थे। अभी ये जमीनी स्तर पे बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और इनके बारे में एक खासियत और है, आदिवासी लोगों को काफी जागरूक करते, अवेयर करते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए हैं उसकी जानकारी देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी खासियत है करते हैं। उसके पहले मिलिंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल के माध्यम से सभी सुनने वालों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम एडवोकेट नामदेव नागले है और मैं बैतूल जिले के ग्राम चारबन का निवासी हूं और विगत 25 वर्षों से बैतूल न्यायालय में वकालत का कार्य कर रहा हूं। साथ ही मैं करीब 1995 से मानवर कांशीराम साहब के चलाए गए आंदोलन के साथ में मैं जुड़ा और मैं बहुजन समाज पार्टी में मैंने काम किया और काम करते हुए 2003 से 2008 तक लगातार 5 वर्षों तक बहुजन समाज पार्टी का बैतूल जिले का जिलाध्यक्ष रहा। और इस दौरान जो है महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में मैंने काफी काम किया और बैतूल जिले में जागरूकता लाने में काफी कुछ प्रयास मैंने किया है। और अभी जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा और जो हमारा बहुजन आंदोलन है वो उथल पुथल की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में अभी चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी के किसी पद पर तो नहीं हूं, लेकिन आयुष्मान मिलिंद बोध साहब जो राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ रहकर उनके मार्गदर्शन में बैतूल जिले में बौद्ध धम्म और संविधान जागरूकता के संबंध में हम गांव-गांव जाकर के और इस जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी यहाँ पर टीम बनी हुई है, उसके माध्यम से अभी ये हमारा काम चल रहा है। यही मेरा एक छोटा सा जी जी जी। नागले सर, जैसा कि आपने संविधान जागरूकता की बात की, तो मुझे यह जानना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से और पूरे दर्शकों को मैं चाहता हूं कि ये जानकारी होना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार वो कौन कौन से हैं, जो हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न किया है। जो आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे भारतवासियों के लिए, चाहे किसी भी वर्ग का हो, जो हमारे भारत देश का निवासी है, उनके लिए संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको जानना चाहिए। उनके लिए, सबके लिए जरूरी है। जैसा कि आपने संविधान में प्रदत्त जो हमारे मौलिक अधिकार है उसके संबंध में आपने जो जानकारी चाहिए है, मैं बता देना चाहूंगा कि हमारे देश का जो संविधान है पूरी दुनिया में लिखित और सबसे बृहद संविधान है। और जो हमारे देश की जो व्यवस्था है, आज जिस प्रकार से लोग यहाँ पर निवास करते हैं, उन लोगों के लिए जिस प्रकार से असमानता वाली व्यवस्था यहाँ पर चली आ रही काफी दिनों से,
हजारों वर्षों का इतिहास है। सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने इस मानवतावादी व्यवस्था को लाने के लिए जो प्रयास किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे स्वतंत्र भारत का जो संविधान की जो रचना की, उसमें मूल रूप से जो हमारे भारत के जो नागरिक हैं, उन लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसलिए उन्होंने जो हमको मौलिक अधिकार जो विशेषता रखते हैं संविधान की, वो हम लोगों को प्रदत्त किए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान के जिसका वर्णन भाग 3 में है, जिसके तहत जो हमारे मौलिक अधिकार है, उसमें चूंकि हमारे देश में विभिन्न वर्ग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न पंथ के लोग, विभिन्न विचारधारा के लोग, विभिन्न भाषा के लोग निवास करते हैं, उन सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है वो समता का अधिकार है। इस अधिकार के तहत सबसे पहला तो यह है कि विधि के समक्ष सभी भारतवासियों को समानता है, कानून के समक्ष समानता है, किसी को लिए अलग से कानून नहीं है। सभी जो भारतीय नागरिक हैं, जो हमारे देश का कानून है, वो सब पर एक समान रूप से लागू होता है। इसमें किसी भी प्रकार की असमानता नहीं है। इसमें किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर जो है किसी भी प्रकार का जो भेदभाव इसमें नहीं किया जाता। साथ ही जो सार्वजनिक स्थल हैं, चूंकि पहले ऐसी व्यवस्था थी कि लोगों को अधिकार नहीं थे कुछ स्थानों पर जाने के, तो चाहे सार्वजनिक स्थल पर सभी लोगों को जाने का अधिकार है, जैसे होटल हैं, आपके सिनेमा घर हैं, आपके कुएं हैं, दुकानें हैं, भोजनालय हैं, मनोरंजन के स्थान है, सभी जगह। तो जो सार्वजनिक स्तर के जो स्थान है उसमें सभी लोगों को जाने आने का जो है उनको अधिकार है। हमारे राज्य में नौकरियों के मामले में भी समानता है। सभी लोगों को अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी पाने का भी अधिकार है। साथ ही हमारे देश में चूंकि पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी अस्पृश्यता की, वो अस्पृश्यता का भी समापन कर दिया गया है। और अब जो यदि कोई जिसको छुआछूत कहते हैं, जिसमें जाति के आधार पर जो अस्पृश्यता का जो व्यवहार किया जाता है, जिससे आज भी बहुत सारी घटनाएं हम लोगों को देखने सुनने को मिलती हैं, वो आज भी लोगों के मन में वो भेदभाव भरा हुआ है। लेकिन हमारे देश का जो कानून है, जो संविधान है, उसे अपराध घोषित कर दिया गया है। यदि कोई किसी जाति के आधार पर किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो कानूनन वो अपराध होगा और उनके लिए दंड की व्यवस्था जो है की गई है। साथ ही हमारे देश में जो खिताबों का अंत कर दिया गया है, पहले खिताब हुआ करते केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र में छोड़कर बाकी सारी खिताबों का अंत कर दिया गया है। दूसरा जो प्रमुख हमारा मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके तहत चूंकि पहले स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि जो पहले की आप व्यवस्था हमारे लोग देखते हैं, जब पढ़ते हैं हम जब इतिहास, तो पता चलता है कि हमारे देश में ऊंच नीच की व्यवस्था थी। कुछ लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, कुछ लोगों को नौकरी करने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था, स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार नहीं था। तो जो हमारे देश का संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मुख्य रूप से संविधान उन्हीं के द्वारा जो निर्मित किया गया है, हम लोगों को जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसके प्रति हमारा संरक्षण किया गया है, क्योंकि संविधान ही हमारी रक्षा करता है। तो हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम जो विचार अपने व्यक्त कर सकते हैं इसकी स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक हम सम्मेलन कर सकते हैं, हम संस्था और संघ बनाने की का भी हमको अधिकार है, सर्वत्र रूप से हमको संचरण करने का अधिकार है, किसी भी भाग में हमको बस जाने का अधिकार है, हमें आजीविका व्यापार वृत्ति करने का अधिकार है या हमारी मर्जी के अनुसार। साथ ही अपराधों की
दो सिद्धि के संरक्षण का भी अधिकार है। हमारे देश का ऐसा कानून है कि जब तक जो हमारे देश का कानून बना हुआ है उसका अतिक्रमण ना करें तब तक हमको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। जो हमारे देश का कानून बना हुआ है हम उसके विपरीत काम करते हैं तब जाकर कहीं वो अपराध बनता है और उसके लिए हम पर मुकदमा कायम किया जा सकता है और उसके लिए हमको दंडित किया जा सकता है। साथ ही ये एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंड की व्यवस्था की गई है, उसके लिए 2 बार या उससे अधिक बार जो है हमको दंडित नहीं किया जा सकता। अब साथ ही जो अपराधी होते हैं उनको अपने खुद के विरुद्ध जो है साक्षी बनने के लिए दबाव पूर्वक उनको दबाव नहीं बनाया जाए। मतलब ऐसे हमें अधिकार है कि जहां कोई अपराध कर लिया ऐसा माना जाता है तो उस परिस्थिति में भी हमको अपना पक्ष रखने का, अपना अधिवक्ता रखने का और हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार भी हमारा ये संविधान देता है। हमें शिक्षा का अधिकार भी है क्योंकि पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जो आंदोलन महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो चलाया था विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में था, सावित्री फुले जी ने जो आंदोलन चलाया था, तो ये शिक्षा का अधिकार भी हमारे देश में जो संविधान है उसमें हमें मौलिक अधिकार के तहत हमको शिक्षा प्राप्त करने का भी ये मौलिक अधिकार है। साथ ही हमें शोषण के विरुद्ध जो है उसका भी अधिकार प्राप्त है कि हमारे ऊपर यदि कोई शोषण होता है तो शोषण के विरुद्ध वो उपचार प्राप्त करने का भी हमको अधिकार प्राप्त है। साथ ही हम हमारी इच्छा से धार्मिक स्वतंत्रता भी जो है हमको भी यहाँ पर प्राप्त हुई है कि हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसके अनुयायी हो सकते हैं। तो इस पर संविधान उसकी भी हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथ ही सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको अधिकार प्राप्त है। एक अधिकार जो संविधान में हमको मौलिक अधिकार के रूप में दिया हुआ था पहले संपत्ति का अधिकार, लेकिन बाद में जो है उसको हटा दिया गया है और उसमें संशोधन करके और उसे 301 के तहत उसको एक कानूनी अधिकार के रूप में जो है केवल रह गया है। तो हमारे अभी केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। साथ ही हमें संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है कि ये जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं इसका यदि अतिक्रमण होता है या ये अधिकार प्राप्त करने से हम वंचित होते हैं या कोई उसमें बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए उसके उपचार की भी व्यवस्था की गई है, जिसके तहत हमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो है ये अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं। संविधान का हार्ट है, संविधान का हृदय है, तो ऐसी कौन कौन सी बातें इस प्रियम्बल में या उद्देशिका में सम्मिलित है, कृपया तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने की कोशिश करें। जी, जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसका जो हृदय है वो है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। इसी पर आधारित जो है हमारा पूरा संविधान जो है उसी पर आधारित है और यही जो हमारे प्रस्तावना संविधान का हृदय है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस संविधान की निर्मित की है, यह हमारे भारत के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।